बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई, जिसके बाद उनकी हिदायत पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन साहब ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इल्ज़ामात का जवाब दूंगा और सही साबित होंगे। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आज चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर इसको पब्लिक भी कर दी गई है। क्या समझते हैं, बड़े अहम शख्सियात का नाम है इस रिपोर्ट में, क्या ईद के बाद इन तमाम तर शख्सियात के हवाले से कोई कार्रवाई हो सकेगी हुकूमत की जानिब से? ये तो पहले ही थी रिपोर्ट सामने हमारे, और ये माइनस ऑल की तरफ मामला जा रहा है और सिस्टम गिर रहा है, गिरता हुआ नज़र आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर इस पे अमल करते हैं, इस रिपोर्ट पे, तो उनकी हुकूमत गिरती है। और हुकूमत नहीं गिरेगी, सिस्टम गिरेगा, क्योंकि इस मुल्क की जितनी सियासत है वो चीनी से चलती है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना, एक पानी से चलने वाली गाड़ियाँ भी आ गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन वैसे डीज़ल या पेट्रोल या ये LNG, PNG, CNG वगैरह पे चलती हैं गाड़ियाँ। लेकिन जो सियासत है इस मुल्क की वो चीनी पे चलती है। तीनों बड़ी जमातें आज के बाद वो शुगर माफिया की तरफ से इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुल्क की तीनों बड़ी जमातें, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तीनों के अंदर जो है वो ऐसे बड़ी शख्सियात आईं जिन्होंने आके इस जमात के अंदर सरमायाकारी की, और वो शुगर कार्टल जिसको आज इमरान खान साहब की ख़ुद तश्कील करदा वाजिद ज़िया साहब जो है, वाजिद ज़िया साहब किसी जमात के नहीं हैं, एक मैं कहता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स वर्किंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और वो जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी जमा करवा दी, और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे नाम नहीं हैं, लेकिन वो जब तहकीकात होंगी कौन होगा उस वक्त कौन नहीं होगा। लेकिन अगर इस पर तहकीकात होती हैं तो -1 पे चला जाता है, माइनस ऑल पे चला जाता है। 1 तो खैर बहुत पहले हो गया था, माइनस ऑल पे चला जाता है। इमरान खान साहब ने इसको पब्लिक किया, और पब्लिक इसने होना था क्योंकि दबाव था, इसकी पब्लिक ये लीक होता बाहर जाता। इसको कुछ डिले भी किया गया, कुछ आगे भी गया, लेकिन उसके बावजूद ये रिपोर्ट जो है ये सामने आ गई। अब इस रिपोर्ट के सामने आने में, इसमें कटहरे में कौन कौन खड़े होते हैं? इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो कि बराह रास्त चीनी पे चलती हैं, शुगर पे चलती हैं, रियल इस्टेट पे चलती हैं, 2 नंबर कारोबारों पे चलती हैं, ऑफशोर कंपनीज पे चलती हैं। इमरान खान साहब को उसका कितना इल्म है या नहीं है, ये वो खुद अब आने वाले दिनों में जवाब देंगे इस बात का। ओमनी ग्रुप से शुरू करें, जरदारी साहब की शुगर मिल्स, ठीक है। जरदारी साहब ने सारा, जो वो कहते हैं मेरे तो कहीं साइन नहीं है, वो बात सही भी है। जरदारी साहब ने एक तवील अरसे से, एक बरसा बरस से उनकी पॉलिसी रही है। बिजनेसमैन तो है ना कमाल के, और वो भी, और नवाज शरीफ साहब भी, उनकी कमाल की पॉलिसीज़ रही कि साइन कहीं नहीं होने चाहिए। मतलब साइन ऑर्डर देगा तो यूसुफ गिलानी देगा, राजा परवेज देगा, मेरी सिर्फ आवाज़ होगी, कर दो, बस साइन उनके होंगे फाइलों पे। तो इसी तरह से सिंध की जो शुगर मिलें हैं, बड़ी बड़ी शुगर मिलें, वो जरदारी साहब की हैं। ओमनी ग्रुप के नाम मत्थे डाल दें, आप किसी और के मत्थे डाल दें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का झगड़ा भी आपको याद है, शुगर मिल्स पे हुआ था। शुगर मिल्स जो है फिर वो आगे जो है वो गन्ने के काश्तकार और ये और वो सारा। फिर उसके बाद शरीफ ख़ानदान आता है। शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स जो हैं, ये एक कार्टल जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, शुगर माफिया कार्टल, इसमें भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं आपस में। अब याद करें ना, वो जो झगड़ा हो गया था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कहा था तो मेरी शुगर मिलें, फिर उनका खैर मामला हल हुआ था, अंसारी शुगर मिल्स, फलां शुगर मिल्स, ये वो सारी ओमनी ग्रुप की। और फिर वो पावर उनके पास होती है, फिर वो वज़रा को लगाते हैं, बिठाते हैं। जो शुगर मिल, ये अनवर मजीद साहब बड़े पावरफुल रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो कई वज़रा उनके पास जाते थे तो अप्रूवल होता था उनका। इसी तरह शरीफ ख़ानदान, शुगर मिले, और वो शुगर मिलों की टीटियाँ और ये और वो, और चौधरी शुगर मिल, और खुदा जाने कितनी, अब तो किस्सा ही मुक गया सारा। और फिर उसके बाद जो है वो आज काबीना के इजलास में कुछ वज़रा नहीं थे, जैसे असद उमर साहब नहीं थे। अब असद उमर साहब जो हैं वो उस वक्त चूँकि वज़ीर ख़जाना थे,
और असद उमर साहब का नाम लेना गवारा नहीं किया। शहजाद अकबर साहब हैं बड़े इंटेलिजेंट, वैसे शहजाद अकबर साहब डंडी मार के उसको ले गए उधर सिंध हुकूमत की तरफ। अब कह तो नहीं सकते ना इतना खुल के। जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो बोल लिया कि उनको पता है इमरान खान साहब की नाराजगी चल रही है। देखिए असद उमर साहब नहीं आज से 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शहजाद अकबर सबसे ऊपर असद उमर का नाम रखा होता उन्होंने, उस वक्त असद उमर से नाराजगी थी। तो असद उमर जो है वो इस वक्त वो, लेकिन आज काबीना के इजलास में नहीं थे असद उमर, फैसल वावड़ा भी नहीं थे, असद उमर भी नहीं थे, खालिद तारवी चीमा भी नहीं थे, फवाद चौधरी साहब ने इतराज़ात उठाए, शीरी मजारी साहब ने कहा कि मियां मुनीर का नाम कहाँ गायब कर दिया, MQM नहीं थी, उन्होंने कहा इसमें मियां मुनीर का नाम कहाँ गायब हो गया, इसमें हारून अख्तर की कहाँ गई, इनके नाम कहाँ गए, ये किया वो किया। बहरहाल वो काबीना के इजलास में होता रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं खुसरू बख्तियार, मेरा दिल नहीं मानता खुसरू बख्तियार करेगा, उसका भाई भी बेगुनाह है, और लेकिन उनके नाम आ गए। अब देखें ना ये अजीब मसला है, और साथ ही वो प्रेशर आ गया कि उनके जो मावनीन खुसूसी हैं, कब से कह रहा हूँ वॉर कैबिनेट बना के चौधरी साहब इस हवाले से कल बात कर चुके थे। नहीं वो बात ये है कि 1 मिनट जरा, रज़ाक दाऊद 1 मिनट में यहाँ से रिजाइन करेंगे, यानी वो है ना लड़काने चलो वरना थाने चलो भाई, या ऐसे डिक्लेयर, ये नहीं कहा कि वो बस डिक्लेयर कर दो, नहीं करना तो रिजाइन कर दो। वो पैसा अच्छा खासा कमा लिया लोगों ने। ये 2 साल में दिहाड़ी होती है ना, तो कितने दिन होते हैं 2 साल में, वो दिहाड़ी यहाँ लग गई है सबकी। अब मसला ये कि वो क्यों एसिड शो करेंगे, उनके बावले कुत्ते ने काटे, वो इस्तीफा देके साइड पे हो जाएंगे। और वो बयान बड़ा अच्छा है रज़ाक दाऊद साहब का, मैं अपने आप को चूंकि मेरा नाम आ गया है ना इसलिए मैं अपने आप को साइड पे करना चाहता हूँ, साइड पे हो गए तो एसिड वैसे डिक्लेयर नहीं करने उन्होंने। तो बात ये भाई कि ये इमरान खान साहब ने, अब देखे ना, अब असद उमर साहब जो है वो एक हुआ मरकज में काम, यहाँ से उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, और शो क्या किया कि मुल्क में चीनी जो है वो ज़्यादा पैदा हो गई है तो मुल्क से बाहर भेज दी जाए। अच्छा अब वो चीनी बाहर भेज दी गई। इमरान खान साहब से वो भी आज इमरान खान साहब ने जो आज बयान किए हैं उसी पे तो और टेंशन बढ़ी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मुल्क उस वक्त मसाइल का शिकार था, चीनी बाहर भेजना ज़रूरी थी, तो इस तरह तो फिर वो अजीब सी बात हो गई, उसी पर तो इंक्वायरी हो रही है। बहरहाल अब मसला ये है कि वो यहाँ से चीनी बाहर भेजी गई, कहा गया कि चीनी सरप्लस है, मुल्क में बहुत ज़्यादा है। ये काम हुआ नवाज शरीफ के दौर में भी, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ तो सिंध को भी फेवर मिली, और जब नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ तो ओमनी ग्रुप को फेवर मिली और उनकी अपनी फैक्ट्रियों को मिली, और साथ ही साथ जहांगीर तरीन वो एक ही तो शुगर कार्टेल है उनको भी मिली। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये तो उनका भी नाम आ गया बीच में। अब कौन कौन कटहरे में खड़े हुए हैं, सारे शुगर मिल मालकान। अच्छा ये जो PTI का दौर है इसमें सिंध को नहीं मिली। वो जो मुराद अली शाह को ला रहे हैं ना वो सही ला रहे हैं, लेकिन मुराद अली शाह को उस वक्त मिली जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, या पीपल्स पार्टी की जब PTI की हुकूमत थी, तो नहीं इसमें तो इधर मिली ना, इसमें तो बुजदार साहब ने दी। बुजदार साहब को तो काबीना के इजलास में था ही नहीं, वो तो बुजदार साहब कहते हैं ना मुझे ऊपर से हुक्म आया तो FIA में रिकॉर्ड करवा के आ गए बयान के, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि सब्सिडी यहाँ से देनी है, एक्सपोर्ट की परमिशन वहां से देनी है। अच्छा एक्सपोर्ट की परमिशन इस्लामाबाद ने दे दी और कहा कि सब्सिडी नहीं, सब्सिडी सूबे देंगे। सूबों के पास चला गया, सिंध ने दी नहीं, पंजाब ने दे दी। अब यहाँ पे सारे के सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। अब ऐसे डिक्लेयर करेंगे बाबर एवान, आहा क्या बात है, ऐसे डिक्लेयर करेंगे अपनी नेशनलिटी, जुल्फी बुखारी सदके जाऊं, बाबर ये क्या नाम है, अता बाबर अता, एक ही किस्म के नाम है सारे, ये डिक्लेयर करेंगे, ये बताएंगे हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ब्रीफकेस था आते हुए तो जाते हुए 10 वो कार्गो के बैग्स कहाँ से आ गए ये सारा के सारा इमरान खान ने पता नहीं क्या इन लोगों को बिठाया है इतने अरसे। और जाहिर है वो रिपोर्ट लाके जब दी है, कल एक मीटिंग भी हुई थी ना, तो वो रिपोर्ट जब दी है लाके तो फिर इमरान खान साहब ने आ गई, पब्लिक हो गई। लेकिन मसला ये, मैंने पहले कल भी बात की थी कि अपने दौर की बनाई हुई रिपोर्ट्स आपका पीछा करती हैं, और ये हमेशा होता है कि ये तो आपके अपने ऑर्डर पे बनी। और वज़ीर आज़म देखिए, काबीना होती है, हुकूमत क्या होती है, हुकूमत वज़ीर आज़म नहीं है, हुकूमत वज़ीर आज़म और काबीना है। शेख रशीद साहब को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो कहते हैं मुझे धमकी दी काबीना में, तो आप उठ के चले गए थे। शेख रशीद साहब को 10 साल लगे थे ये इसके लाल मस्जिद वाले फैसले के बाद, वो कहते थे नहीं मुझे रिज़ाइन कर दे, मुझे उठ जाए। तो शेख रशीद साहब समझदार आदमी है कि काबीना का फैसला सबका फैसला होता है, वज़ीर आज़म का भी होता है, सारे वज़ीरों का भी होता है, कोई डेसेंट, अदालत के भी फैसले होते हैं ना, जज साहिबान आपने देखा ना इख्तलाफी नोट डाल देते हैं, वो अपने आप को अलग करते हैं कि मैं इस फैसले में इख्तलाफी नोट था मेरा। शेख रशीद साहब का इख्तलाफी नोट है कोई कि मैं खड़ा हो गया, बाइकआउट कर दिया, रिजाइन दे दिया? नहीं, सब के सब टोटल सारे सब
वजीर आजम साहब को इन्होंने बताया कि अच्छा वजीर, एक मिनट, अच्छा इमरान खान जो है जाहिर है उनके पार्टी डोनेशंस पे चली है, लोगों ने काम, इमरान खान साहब ने तो लूट मार नहीं की ना, हुकूमत में नहीं आए कभी, लोगों ने पैसे वैसे डोनेट करते रहे, लोग अमीर दोस्त हैं उनके, अच्छे है, ठीक है, पार्टी को डोनेट किया। लेकिन मसला ये कि जब उन पर हाथ डाल रहे हैं, उन्होंने डोनेशन दिए ना पार्टी को, जब उनमें हाथ डाल रहे हैं तो आपने कभी नहीं पूछा कि मेरे दोस्त, मेरे जहांगीर, ये तेरे पास जो जहाज आ गया है ये कहाँ से आता है, तू सुबह शाम जो बंदे ला रहा है पकड़ पकड़ के वहां से जनूबी पंजाब में, मेरे दोस्त तेरे पास पैसा कहाँ से आया इतना, ये नहीं पूछा कभी? क्या 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 बात कर, मैंने खान साहब को 10 दफा कहा, इन्हें कभी नहीं पूछा, खान साहब को पता ही नहीं कि जहांगीर तरीन करते क्या हैं। भाई जहांगीर तरीन एक दूध से धुले हुए एक इंतहाई शरीफुन्नफ्स आदमी, आप पूछ तो लें उनसे। ऑपोजिशन चीखती रहेगी। मेरे दोस्त, मेरे यार, तेरे पास पैसा कहां से, तू काम क्या करता है, तू कहीं खुदाई करता है, तू मिस्त्री है, कोई माली है, कोई मोची है, कोई धोबी है, तेरे पास जहाज कहां से आए जो तू ले लेकर आता है लोग? अब लोग लाते आते आते झगड़ा हुआ तो ये शुगर मिले आ गए। ये बिल्कुल आप इसको मिला लें उसके जुल्फिकार मिर्जा के इसके साथ, बिल्कुल यकजां दो काले। फड्डा हुआ तो याद है आपको क्या हो गया था, पूरा दुनिया हिल गई थी पूरी, फिर फड्डा खत्म हो गया तो खत्म हो गया मामला। अब मुसीबत ये है कि इमरान खान साहब को इमरान नहीं ध्यान देते होंगे ना, यार काम करता है, चलो यार जहाज ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लेकिन एक एक पर्ची रखी हुई जहांगीर तरीन साहब ने अपने पास कि मैंने पैसा कहाँ खर्चा है, यहाँ खर्चा है, यहाँ खर्चा है, इसके खाने के पैसे दिए, इसके बिल के पैसे दिए, इसके ये पैसे दिए, वो पैसे दिए, इधर गया पैसा, उधर गया पैसा, तो दूरियां मजीद बढ़ने नहीं जा रही नहीं, हैं। अब अलीम खान आ गए बीच में कि मैं हूं ना पैरेलल। ओ भाई नहीं है, अलीम खान भी, अलीम खान नहीं है, अलीम खान भी उधर ही जाएंगे जहां शहबाज शरीफ जाएंगे और चौधरी शुजात जाएंगे और ये सारे पंजाब में जाएंगे। अब क्या बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, और जो बुज़दार भी उधर ही जाएगा, हमारा मासूम वसीम अकरम प्लस, वो भी उसने भी तो सब्सिडी दी है ना। तो अब खान साहब इस पे कैसे निकलते हैं? कब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ उसके ऊपर एक वॉर कैबिनेट बना के इस पूरे स्यापे से जान छुड़ाएं। कुछ लोग अभी भाग जाएंगे अपने एसिड जाहिर करने से पहले, लेकिन उनके एसिड्स ये एसिड जाहिर करेंगे अपने। ओहो, जो मैं कहता था कि सिक्योरिटी का इशू है, तो मैं क्यों कहता था? इसलिए कि फॉरेन नेशनैलिटी के लोग बैठते थे कैबिनेट में डेटा चुराने की ऑन अथॉरिटी। ये खान साहब को खबरें भी आई थी बीच में कि खान साहब ने मुझे मैं नाम नहीं ले रहा, अपने करीब तरीन मामले खुसूसी के बारे में कहते हैं ड्यूबियस आदमी है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो अभी भी टीवी पे आते हैं रोज, कहते हैं इससे मैंने कहा जी मैं वो नई मुल्क चले गए तो यार किन के साथ किसी भी दिल चाहता है कि कोई बात की जाए, मैंने नाम लिया आदमी का, कहते हैं तो ड्यूबियस है। मैं यहाँ नाम नहीं दोहराऊंगा तो एक तबाही फिर जाएगी इस वक्त हुकूमत के लिए। इमरान खान ने मुझे कहा, इमरान वजीर आजम साहब ने, कि ड्यूबियस आदमी है, मशकूक। अब वो साथ बैठे हैं कैबिनेट में, मैं देखिए मेरा वो काम नहीं है कि मैं किसी की ऑफ द रिकॉर्ड बात यहाँ बताऊं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को इल्म है। जब इल्म है तो उनको बाहर क्यों नहीं करते, आप निकालते, हटाते, हफीशियत डिक्लेयर करेंगे प्रॉपर्टियां। ओहो, और हफीशियत साहब बताएंगे, पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर खजाना हमारे। बात यह है कि ये इस तरह नहीं होता। इस तरह से देखें ना, इस वक्त मुल्क में माशी इश्यूज हैं और आने वाले दिनों में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्ते में पैदा हैं, और आने वाले दिनों में, अब ये पोस्ट कोविड कब ख़त्म होता है, कोविड-19 और क्या क्या मामला होते हैं। 48,000 से 48,694 अमवात हो गई, और अगला हफ्ता जी केसेस हैं, सॉरी माजरत 1,044 अमवात हुई। अल्लाह ना करे कि इतनी अमवातों का भी केसेस हैं। और बाकी जो है वो मैं आपको देखें ज़रा बताऊं कि आने वाले दिनों के हम बात कर रहे हैं ना, कि मौजूदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में थोड़ा सा वक्त अगर है ब्रेक में तो मैं बात करता हूँ। देखें, ये ज़रा लोगों को समझने की बात है कि हो क्या सकता है। मुल्क में सबसे बड़ा एक आ रहा है माशी बहरान, बड़ा माशी बहरान, दुनिया बंद पड़ी है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, चीन कहाँ जाता है, अमेरिका कहाँ जाता है, तीसरा ब्लॉक बनता है, मल्टीपोलर बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मशरिक़ वस्ता के हालात क्या हैं, ऑयल इकोनॉमीज ख़राब हो रही हैं। ये होता है कि जो जैसे मैंने कल भी बात की थी ना, कि या तो मुल्क या इंसान, अपने इंसानों के ऊपर भी बात, माशी तौर पे हालात ख़राब होना तो या तो ऐसे जाते हैं नीचे और फिर तेज़ी के साथ वापस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वी। यानी मुझे नुकसान हुआ किसी काम में, ठीक है ना, मैंने कही मुझे नुकसान हुआ लेकिन फ़ौरन ही मैं ऊपर आ गया, तो वी। दूसरा होता है कि मैं नीचे गया, नुकसान हो रहा है, फिर कुछ टाइम लगा, फिर मैं ऐसे ऊपर चला गया, इसे कहते हैं यू। एक होता है कि होता है नुकसान होता है, फायदा हो जाता है, नुकसान होता है, इसके कहते हैं डब्ल्यू, नीचे ऊपर। और एक जो है वो ये है कि नीचे गिरा,
और फिर गिर ही गया और उसको कहते हैं एल, के नीचे गए, होता है ना लाइन से नीचे गिरे और फिर नीचे ही गिरे रह गए, एल शेप। अब मसला यह है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ अब चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान खुल गया है। अब आपकी एक हिस्सा है वबा, बीमारी, जिसमें केसेस बढ़ने हैं, जिसमें अमवात अल्लाह ना करे होनी है, जिसमें अस्पतालों पे दबाव, और ये जो बाजारों में मार्केटों में इस वक्त आवाम तो घूम ही रहे हैं और शॉपिंग्स कर रहे हैं और मार्केटें भरी हुई हैं, वायरस भी उसी हिसाब से फैल रहा है, वायरस भी उसी हिसाब से फैल रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है, वहां की रिसर्च, और ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है, वो मैं जरा वक्फे के बाद आपसे डिस्कस करता हूं। उस रिपोर्ट ने हिला के रख दिया, इसको वक्फे की बात के लिए रखते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ बताऊं कि वायरस फैल रहा है आने वाले दिनों में, और ये मजीद फैलेगा, और उसके नतीजे में आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, प्लस साथ इकोनॉमी। अब जो बात हो रही है ना रियासत में, वो ये हो रही है पोस्ट कोविड। ये पोस्ट कोविड क्राइसिस ये कितने दिनों में खत्म होता है, और पोस्ट कोविड के लिए क्या खान साहब अपनी इसी टीम के साथ पोस्ट कोविड में एंटर होंगे, या टीम हटाएंगे तो फिर आगे एंटर होंगे? क्योंकि ये तो सारे माशी टीम तो जिम्मेदार हो गई ना। देखिए ना, चार्जशीट है, माशी टीम पे चार्जशीट है, सुबह ओ भाई सारे शहबाज शरीफ खानदान, ओमनी ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब, खुसरू बख्तियार साहब, ये सारे हो गए बेनिफिशियरी सहूलतकार। साइन किसने किया आखिर में? ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके आपसे मजीद सवाल। भाई मसला ये है कि और काबीना, हुकूमत काबीना होती है, ये खान साहब असल में खान साहब आए हैं ना फर्स्ट उस पे टाइम, ये जो गुर्गे सियासत में है ना, वो शायद जानते नहीं है इनको, उनको इल्म नहीं है। जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इनसे जितना कम करेंगे ना लोगों को, उतनी जान छूटेगी, वरना ये सब के सब वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वो वाला हिसाब है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये जो एक एहतसाब का अमल अब शुरू हो चुका है, वज़ीर आज़म साहब खुद भी कह चुके हैं कि इन माफिया से पैसे निकलवा के अवाम पे लगाए जाए, क्या आप समझते हैं कि इससे मुआशी हालात ठीक हो सकते हैं आने वाले दिनों में? एहतसाब का अमल जब तक किसी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचेगा तो मुआशी हालात तो कैसे ठीक होंगे? ये इन्हीं दिनों में होता रहा ना, अभी भी लूटमार मची हुई है, चीनी की कीमतें और आटा और कपड़े, और लोगों को मईशत तो चलनी है ना आगे। लोग भी क्या करें भाई, मईशत चलेगी तो लोगों के घरों में चूल्हा चलेगा ना। मैं आपको सिर्फ, मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में हो सकता है कौमियालिया जो भी सिस्टम वगैरह ये गिरेगा, उसके बाद जो भी नया सिस्टम बनेगा, ये बड़े बड़े जो कार्टर्स वार्टर्स हैं उनके ये सबके ऊपर चार्जशीट तैयार हो रही है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि मैंने कल भी बात की थी कि ये है ज़ीरो, एक ज़ीरो की लाइन है, और ये है मईशत, फ़र्ज़ करें अब मईशत यहाँ थी और यहाँ से अगर यहाँ आ जाती है, यानी मैं अपनी ज़ात के ऊपर बात करूँ कि मैं 100 रुपये कमाता था, 100 से अब मैं 50 पे आ गया हूँ, 50 से मैं 25 पे आ गया हूँ, लेकिन मैं कुछ कमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। ये मैं ज़ीरो की जो बेस लाइन है, इससे मैं ऊपर ही ऊपर हूँ, ठीक है। इधर जीडीपी चली गई 5%, 3%, 2%, 1%, लेकिन ऊपर ही ऊपर है। अगर मेरा जो पैसा है कमाना, वो अगर नीचे चला जाए, इस बेस लाइन से नीचे चला जाऊं मैं माइनस में, तो इसको रिसेशन कहते हैं। और अगर ये जारी रहे 6 महीने तक, जी ठीक है, जो कल भी मैंने बात की थी, 6 महीने तक जारी रहे तो आलमी सतह पे इसको रिसेशन कहते हैं। पाकिस्तान 1952 में गया था रिसेशन में आखिरी दफा, 1952 के बाद पाकिस्तान रिसेशन में नहीं गया। उसकी इकोनॉमी स्लो होती रही है, मईशत कम हो गई, तेज हो गई, कम हो गई, तेज हो गई, ग्रोथ तो कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, एक है जीडीपी, एक है ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ आपकी कहां पे है, 5% पे, 2% पे, 3% पे, या नीचे चली गई। अच्छा, अब और तो इसको कहते हैं रिसेशन, ठीक है। और रिसेशन जो है वो इसको कहते हैं स्लो डाउन, और नीचे जाने के बाद अगर वो 6 महीने तक रहे तो रिसेशन, और अगर वो तूल पकड़ जाए तो डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, अब ग्रेट डिप्रेशन, ये रिसेशन तो आते रहते हैं, जैसे 90 की दिहाई में रिसेशन आया था, उस वक्त ये चला था .com, ये नया नया इंटरनेट आया तो कंपनियां बन गई .com, हर एक के आगे .com, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी, वो बबल फट गया, .com बबल कहते हैं उसको, उसका नाम ही .com बबल है। फिर उसके बाद 2009-8-9 में आया, वो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया ये रियल इस्टेट, वो रियल इस्टेट बबल फटा, रिसेशन आ गया, रिसेशन था। पहली जंग अजीम के बाद क्या हुआ? पहली जंग अजीम के बाद ये हुआ कि लोग थके हुए थे, परेशान थे। अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, और अमेरिका जीता हुआ था, खुश था। नए नए ये फ्रिज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, रेडियो आ रहा है, ये आ रही है, मशीनें आ रही हैं, लोगों के पास पैसा, लोग खुश बहुत ज़्यादा।
तो लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी करनी। अच्छा, खरीदारी लोगों ने शुरू की, बैंक खोलना शुरू हो गए, बैंक खोलना शुरू हुए, उन्होंने कर्ज देना शुरू कर दिए, कर्जों पे लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर लोगों ने स्टॉक लेने शुरू कर दिए। अच्छा, स्टॉक अगर 2-4 मिनट है तो मैं बोलूँ स्टॉक क्या चीज़ होती है, सादा ताज़ा तरीन अल्फाज में। होता यह था कि जब एक ज़माने में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच इंडिया कंपनी होती थी, वो डच इंडिया कंपनी जो थी वो आती थी तो आने का खर्चा बहुत होता था। इंडिया कहाँ से घूम के आ रहे हैं, हॉलैंड से इंडिया तक आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो खर्चा कौन देगा। तो रास्ते में पता नहीं 10 जहाज निकले, उनमें 6 लूट लिए किसी ने, कजाकों ने। तो वो क्या करते थे खर्चे के लिए, वो कहते थे हम जाने से पहले वो जो उनका डॉक होता था, यानी जहाँ पे वो जहाज लगर अंदाज होता है, वहाँ पे लोगों से कहते थे कि यार पैसे दो पैसे दो पैसे दो, हम मसाले वापस लाएंगे तो तुमको भी फायदा मिलेगा, तुमको फायदा मिलेगा। वो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज वहां से शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी सरमायाकारी शुरू कर दी कि अच्छा मसाले वापस लाओगे, बेचोगे तो हमें कितना फायदा होगा, तो उनको पैसे देने शुरू कर दिए। तो वो एक ही जहाज वाले बहुत से लोगों के पैसे लेके जाते, सफर करते, वापस आते, फायदा उनको दे देते। आज की दुनिया में अगर मैंने कारोबार शुरू करना हो, फर्ज करें मैं हूं डॉक्टर शाहिद, मैं सोच रहा हूं मैं काम शुरू करूं, कोई काम शुरू करना चाहिए मुझे। अब मेरे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं जाके डाका मार लूं, डाका तो मैं मारूंगा नहीं। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो ये है कि मैं उधार उठा लूं कहीं से। अच्छा, उधार उठा लूं, वो भी एक रास्ता है। तीसरा रास्ता यह है कि मैं अपने किसी दोस्त से कहूं कि यार ऐसा करो कि काम शुरू करते हैं, 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा, अब 50-50 पार्टनरशिप में चक्कर यह है कि हम दोनों 50-50 हैं, ठीक है। तो तीसरा तरीका यह है कि मैं उस कर्जे को किसी और फॉर्म में लेने के लिए मैं चला जाऊं और मैं जाके कहूं कि ये मेरा कंपनी जो है, मैं कंपनी बना रहा हूं 1 लाख रुपया, इसकी 1 लाख रुपए की मेरा कारोबार है, और मैं चाहता हूं कि इसमें 1 लाख लोग जो है वो शेयर खरीद लें इसके। तो मैं 1-1 रुपए का मैंने शेयर बना लिया, 1 लाख लोगों ने को मैंने शेयर बेच दिए, लेकिन मैं सारे के मैं 49% ही बेचूंगा, 51 अपने पास रखूंगा ताकि मेरे पास वो पावर मेरे पास रहे। ये हो गई स्टॉक मार्केट। दरमियान में मुझे कोई बंदा चाहिए जो मेरा काम करवा दे, यानी मुझे किसी के साथ मिलवा दे, कोई स्टॉक में डायरेक्ट, तो वो ब्रोकर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सादा तरीन अल्फाज में वो ब्रोकर हो गया, स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, वो इधर से शेयर, उनको पता होता है कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब क्या हुआ कि पैसा आ गया अमेरिका में लोगों के पास, जंग अजीम के बाद उन्होंने धड़ाधड़ स्टॉक खरीदे, इसका भी स्टॉक खरीद दो, इसका भी खरीदो, इधर डालो उधर डालो, ये करो वो करो। अचानक 1929 में ओवर प्रोडक्शन हो गई, यानी 1 रोटी बननी थी तो 5 रोटियां बन रही हैं, 3 फ्रिज बनने थे तो 8 फ्रिज बन रहे हैं। उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो इकोनॉमी ऐसे गई, और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि 1 मिनट फायदा क्यों नहीं हो रहा। वो आगे जहां स्टॉक लगाया हुआ था जिस कंपनी में, उन्होंने कहा कि जी फ्रिज नहीं बिकते हमारे, हमारा तो रेडियो नहीं बिक रहा। हमने कहा भाई हमने तो पैसे लगाए हुए थे। अब वहां ये हुआ कि जब थरथली फैली तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया स्टॉक से। जब पैसा स्टॉक से निकाला, ये मईशत एक पहिया है, स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक पहिया है ना, पहिया चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जहां रुक गया या पैसा खींच लिया लोगों ने, तो उसके बाद वो सारा का सारा बैठ जाता है जी। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जितनी नजर आ रही हैं वो इसी तरह से नजर आ रही है। बैंक भी ये करते हैं ना, मैंने बैंक में पैसा जमा करवा दिया, वो कहते हैं जी अच्छा आपका जो मेरा जो पैसा है वो बैंक ने किसी को उधार दे दिया। बैंक के पास तो नहीं होता ना पैसा अपना, बैंक मेरा पैसा ही किसी को देता है ना उधार, ये आपका पैसा देता है, बाकी लोगों ने जो रखवाए होते हैं पैसे अपने। अब मसला ये हुआ, लोगों ने पैसे निकालना शुरू कर दिए बैंकों से भी और स्टॉक मार्केट से भी। नतीजा ये हुआ कि 29 अक्टूबर 1929 बदतरीन दिन था, जिसको ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। वहां पूरा का पूरा जो सिस्टम था वॉल स्ट्रीट का, जो वॉल स्ट्रीट यानी कि न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट है, आज भी बड़ी मशहूर है, और वह उनका सिस्टम ये होता है, आपको पता कैसे चलता है कि मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, कि वो जो 30 बड़ी कंपनियां हैं, 30 बड़ी कंपनियों के वो स्टॉक को मॉनिटर करते हैं, और 30 बड़ी कंपनियों से आइडिया हो जाता है ना आपको कि 30 कंपनियां फायदे में जा रही हैं, नुकसान में जा रही हैं, उसको कहते हैं डाउ जोन्स। ये डाउ जोन्स के डाउ जोन्स या नेस्डैक। तो ये वो 30 कंपनियां या 500 कंपनियों के वो लेके उनको फिर लोगों ने पैसा निकाला तो उसके साथ ही वो चले गए रिसेशन में। नहीं, रिसेशन तो होता है कि आप 6 महीने बाद बाहर आ जाएं, वो डिप्रेशन में चले गए, यानी डिप्रेशन में गए कि ये एल फॉर्म में चली गई इकोनॉमी। और लोगों ने नोट जला के, जो मैंने कल भी बात की थी कि सर्दी के मौसम में लोग नोट जलाते थे, रोटी खरीदने के लिए जब लोग जाते थे, उनकी करेंसी इतनी गिर गई कि रोटी खरीदने के लिए जाते थे इतना बड़ा थैला लेके डॉलर्स का, और वहां से उनको फिर रोटी मिलती थी। ऊपर से जो उनके सदर थे
रॉबर्ट हूवर, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हर चीज अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में बननी चाहिए, बाहर से आने वाली चीजों पे टैक्स लगा दिया। अब उसके नतीजे उन्होंने कहा हर चीज अमेरिका में बने, वो जैसे ट्रम्प कर रहा है। ये बात समझनी बड़ी जरूरी, मैं 30-40 सेकंड और लूंगा, 1 मिनट प्लीज। उसने क्या किया, जैसे ट्रम्प कह रहे हैं ना अमेरिका फर्स्ट, उसने कहा अमेरिका फर्स्ट, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, जो चीज बाहर से आएगी आप इधर का ही खाना खाओ, इधर का ही सब कुछ करो, इधर ही खाओ पियो, कुछ बाहर से नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि वो जो टैक्स टैरिफ लगाए, उसके नतीजे में जो अमेरिका का सामान बाहर जाता था जिन मुल्कों को, उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा दिए। अब जो कंपनियां बाहर भेज रही थी वो उनका भी डब्बा गोल हो गया। 9000 बैंक बंद हो गए, 9000 फिगर, 9000 बैंक्स ये बंद हो गए, कंपनियां बैठ गई। वो कंपनियां बंद हो गई कि वो सामान बाहर जाना बंद हो गया। धड़ाधड़ हिटलर ने नोट छापनी शुरू कर दी यूरोप में। सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐसी नहीं बनी, वो हिटलर ने काम दिखाया ना, उसने कहा जल्दी नोट छापो, ये इधर उधर ये अमेरिका गिर रहा है बीच में। अच्छा, अब मामला ये हुआ, फिर कहीं जाके रोजवेल्ट आया। रोजवेल्ट इलेक्शन में जीता 1935 में, और रोजवेल्ट ने आने के बाद ये ऐलान किया कि बैंक बंद होंगे। अच्छा, लोगों ने कहा बैंक तो बंद हो जाता है, पैसे रखवाते हैं, बैंक गायब हो जाता है। रोजवेल्ट ने यकीन दहानी करवाई कि अगर बैंक बंद भी हो गए तो हुकूमत आपको पैसा देगी आपका। लोगों का इत्तेमाद बहाल हुआ बैंकों पे, पैसा वापस आना शुरू हुआ। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे स्टेप्स लिए। ये एक दफा जो है ना लोगों का इत्तेमाद, लोगों ने कहा नहीं झूठ बोलते बैंक बंद होगा, उसने कहा नहीं, ये लॉ है कि बैंक बंद भी हो गया तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस जाएंगे, पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है। फिर लोगों को इस वक्त पाकिस्तान जो है, मैंने कहा ना जर्मनी जैसा मुल्क रिसेशन में चला गया, उनके पास जखायर मौजूद हैं, जखायर मौजूद हैं, उसको आप टच नहीं करते, वो अलग चीज है कि पैसा घर में पड़ा हुआ है मेरे। लेकिन रिसेशन में जाने का मतलब यह कि मेरी कमाई नहीं हो रही, ठीक है, मेरी इकोनॉमी खत्म। तो मुल्कों की इकोनॉमी, मुल्क जा रहे हैं रिसेशन में, जर्मनी और जापान जैसे मुल्क। पाकिस्तान अल्लाह ना करे रिसेशन में चला जाए, 1952 में गया था आखिरी बार। अभी तक हमारी ग्रोथ 3.3 से 1 पे आ गई है, 0, हमें ऊपर उठना है दोबारा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अब इस पूरे वक्फा लें, उसके बाद सही, आपसे मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने ये आज एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म साथ के साथ होने की वजह से मुझे नाअहल किया गया, जबकि वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चूंकि नाअहल किया गया था तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे नाअहल। इस बारे में ज़रा कल बात करेंगे आराम से, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो मुराद सईद साहब हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग्स मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। फैसल वाउडा साहब अली जैदी के साथ नहीं है, वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ है। फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब की तरफ हैं। गुलाम सरवर साहब जहांगीर तरीन साहब की तरफ हैं। हफीज शेख साहब समेत और बहुत सारे लोग। तो अच्छा, पूरी कैबिनेट में काफ़ी लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ हैं। आज श्री मजारी साहबा ने भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, वहाँ पे इस पर बाद में बात करते हैं, कल जरा तफसीलन बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए कल, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ जो उनका पोपल डे वाला उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक दिन पहले ईद होगी। अच्छा, बहरहाल कल वो सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इस पर। मैं सिर्फ वक्त क्योंकि कम है, एक तो न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग आज रिपोर्ट आई है, और वो ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर सिर्फ एक हफ्ता पहले लॉकडाउन हो जाता, एक हफ्ता पहले, तो 36,000 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ये रिसर्च है, और ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने पूरी रिसर्च करके 36,000 जिंदगियां एक हफ्ते पहले अगर लॉकडाउन हो जाता तो, और सारा उन्होंने कैलकुलेट करके ये दिया। दूसरी बात, जो अगले हफ्ते का हमेशा बताते हैं, इकोनॉमिस्ट है, अगले हफ्ते का इकोनॉमिस्ट का जो टाइटल है वो ये कह रहा है कि सीज द मूवमेंट, इस वक्त को पकड़ लो, द चांस टू फ्लैटन द क्लाइमेट कर्व। और ये वो वक्त है जहां पर अगला खतरा जो आ रहा है दुनिया के लिए, माशी बहरान के साथ साथ जो मजीद बर्बादी का सबब बन सकता है, वो क्लाइमेट चेंजेस भी हैं। तो अब ये है कि ये सारी बात, मैं एक बात सिर्फ वाजे कर दूं, मैंने जीडीपी का जिक्र किया था, यानी जीडीपी अलग चीज है, जीडीपी ग्रोथ अलग है। जीडीपी ग्रोथ से ये रिसेशन और डिप्रेशन और ये सारे, और ये आपका जो ग्रोथ रेट होता है, जीडीपी अलग है। ठीक है, जीडीपी तो पाकिस्तान की 280 अरब की जीडीपी है, तो वो ये कि 22 करोड़ लोग जो भी कमाते हैं, जो भी प्लम्बर्स काम करता है, कोई कारोबार करता है, वो जो भी कारोबार होता है उसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन ग्रोथ ये होती है कि वो आगे बढ़ता जाए। तो ग्रोथ जब कम होती है किसी मुल्क की, तो वो फिर डिप्रेशन की तरफ, रिसेशन की तरफ, मईशत स्लो डाउन होना, उससे हमें बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।